Assalamu alaikum. Today our topic is very important. It's the one of the most important legal theory that comes into consideration of many countries in modern times. I mean, a lot of countries. If we say that in the whole world now, the dominant system and the dominant theory. What I meant from dominant system was that our systems, our legal systems, are now basically very near to, and they are based upon analytic legal positivism. Being a common law country, even when we talk about Pakistan, this theory has a pivotal role in our legal system, and it is based upon. I think that major part of our laws and the rules of interpretation and the rules for making the laws in our parliament, all of them are based upon analytical legal positivism. So let us start. Positivism means to posit firm existence. I mean, something which is firmly is in firm existence, or something which is rigid, उसको हम positivism कहते हैं. This movement started in 19th century, and this movement was basically against natural theory of law. Natural theory of law is one of the oldest theory when it comes to explanation of law, और उसको अभी हम आगे study करेंगे. But right now I just want to give you an idea that it was actually against natural theory of law. The term positivism was invented by Auguste Comte. Auguste Comte was a French thinker, and he was one of the very famous person in France. और उसी ने पॉजिटिविज्म की टर्म जो है वो इन्वेंट की थी, पहली दफ़ा यूज़ उसने किया था. मैंने इस पूरी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट पॉइंट्स में इसलिए डिवाइड किया है, सो टू मेक लिसनर अंडरस्टैंड ईजीली कि बेसिकली इस पूरे इंट्रो में, या इसकी डेफिनेशन आप इसको कह लें, इसमें पॉइंट्स बेसिकली क्या हैं फॉर इजी लर्निंग. So it deals with the law as it exists in the present form and not concerned with the past. This is very important line. कि एनालिटिकल लीगल पॉजिटिविज्म की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो लॉ को देखता है कि लॉ इस वक्त एग्जिस्टिंग हालत में जो है उसका मतलब क्या है, उससे क्या मुराद ली जा रही है. वो ये नहीं देखता कि ये लॉ बना कैसे, किस प्रोसेस से निकला. ये इससे एनालिटिकल लीगल पॉजिटिविज्म को कोई गर्ज नहीं है. मैं आगे जूं हम चलते मैं इसकी आपको एग्जांपल से इसको ये समझाऊंगा कि ये कहने का बेसिकली मकसद क्या है. इट सीक्स टू एनालाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एज दे एक्चुअली एग्जिस्ट. अब देखना, ये जो पॉइंट है ये पिछले पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रहा है. दे ट्रीट लॉ. अच्छा, ये जो दो पॉइंट्स है, मैं अगेन इन दोनों को पढ़ लेता हूँ. इट डील्स विद द लॉ एज इट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म एंड नॉट कंसर्न विद द पास्ट, एंड इट सीक्स टू एनालाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एज दे एक्चुअली एग्जिस्ट. इनका मतलब देख रहे हैं, इन दोनों का मतलब तकरीबन एक जैसा है. इसका मतलब ये है कि जो एडवोकेट है, एक जो लॉयर है जो कि एनालिटिकल लीगल पॉजिटिविज्म पे बिलीव रखता है, वो लॉ को उस लॉ की ट्रीटमेंट वो ऐसे करेगा कि वो ये देखेगा कि वो जो कोड है, या वो जो एक्ट है, या वो जो ऑर्डिनेंस है जो उसके सामने मौजूद है एक कम्पैक्ट लॉ की फॉर्म में, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है. उसने ये नहीं देखना कि ये जो लॉ है ये बना कैसे था, इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमात है. उसका काम बस है कि जो लॉ उसके सामने मौजूद है उसने उसको इंटरप्रेट करना है. ये नहीं कि मैं एग्जांपल आपको दे दूं, अगर स्टीलिंग के या थेफ्ट के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं कि जिन इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करके थेफ्ट का क्राइम जो है वो मर्ज वजूद में आता है, तो हम यानी कि अगर हम एनालिटिकल लीगल पॉजिटिविज्म पे बिलीव रखते हैं तो हम ये देखेंगे क्या वो इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं. हमने ये नहीं देखना कि वो इंग्रेडिएंट्स या जो थेफ्ट का जो कानून था वो बनते वक्त उसकी क्या शेप थी, उसको किन किन लेजिस्लेटर्स ने किन हालात में बनाया. ये हमारा काम नहीं है. हमारा काम है जो हमारे सामने वो कोड मौजूद है, जो एक्ट मौजूद है, उसमें जो डेफिनेशन मौजूद है या उसमें जो पनिशमेंट मौजूद है, उसको उसी तरीके से इंटरप्रेट करना, उसको उसी तरीके से लागू करना.
ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक बेसिक पॉइंट है एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट का, या पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ का भी आप कह सकते हैं. दे ट्रीट लॉ एज अ कमांड emanating from the sovereign, namely the state. What all of the analytical legal positivists believe that law always and only comes from state, because state is competent authority to make the law. It is also called sometimes imperative school of law. So ये एक definition है या overview है, आप इसको introduction समझ लें. Features of analytical school of thought. No, the first thing is what are the properties of analytical school of thought. Features क्या है analytical school of thought के? So first feature is law as it is, not as it ought to be. वही बात कि लॉ जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है वो कैसा है, वो किस सूरत में. आपने ये नहीं देखना कि लॉ को ऐसा होना चाहिए था, नहीं ये लॉ को वैसा होना चाहिए था. इस बहस में आपने नहीं पढ़ना. बीइंग बिलीवर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ पॉजिटिविज्म, आपने सिर्फ देखना है कि लॉ एक्चुअली एग्जिस्ट क्या कर रहा है आपके सामने. लॉ हैज़ टू बी एनालाइज लॉजिकली. सो लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉजिक. लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन साइंस, एंड आपने इसको साइंटिफिक मेथड के साथ इसको एनालाइज करना है. इसको अपने लॉजिक के साथ देखना है, क्योंकि साइंस इज बेस्ड ऑन लॉजिक, राइट. सो बेसिकली लॉ इज लॉजिक. और इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि लॉ इज अ काइंड ऑफ साइंस. थॉरो सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स विद देयर म्यूचुअल रिलेशन. सो बेसिकली आप लॉ, जो एक लॉ होता है ना, वो याद रख लें. जो हमने लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि लॉ इज बेस्ड ऑन मल्टीपल रूल्स. अगर कोई क्रिमिनल लॉ है तो उस क्रिमिनल लॉ के अंदर बेशुमार छोटे छोटे रूल्स होंगे. मतलब क्रिमिनल लॉ में क्या रूल्स होंगे? क्रिमिनल लॉ में ये रूल्स होंगे ना कि जब एक शख्स क्राइम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको अरेस्ट करने का क्या तरीकाकार होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का क्या तरीकाकार होगा, उसको जज के सामने पेश करने का क्या तरीकाकार होगा, वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करने का क्या तरीकाकार होगा, उसके ऊपर जरा कैसे करनी है, उसको मौका कैसे देना है अपनी सफाई का. अब ये सारे थोड़े छोटे छोटे वो रूल्स हैं जो मिल के क्रिमिनल लॉ बनाते. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिस्टमेटिकली एनालाइज करना है ऑल दोज रूल्स और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है. द मेन ड्यूटी इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ लीगल सिस्टम. बिल्कुल ऐसे जैसे भी मैंने आपको एक वो क्रिमिनल लॉ की मिसाल दी है कि देखना वो पूरा जो क्रिमिनल सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर को आपने एनालाइज करना है लॉजिकली. एक एक उसमें जो रूल हैं उनका जो इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ उसको स्टडी करना है. द रेफरेंस विद हिस्टोरिकल मेकिंग ऑफ लॉ, ethical significance, social and moral values are disregarded. आपने ये नहीं देखना कि एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं उस माशरे की, आपने ये नहीं देखना कि सोशल वैल्यूज़ क्या है माशरे की. आपने सिर्फ ये देखना है कि भाई आपके सामने जो लॉ एक्ट की सूरत में मौजूद है उसको कैसे स्टडी करना है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, बस. सो बेसिकली इट इज़ टू डील विद द लॉ एज क्लोज सिस्टम ऑफ रूल्स इंटरलिंक्ड विद द ईच अदर. तो इसका मतलब है कि जब भी आप ये लॉ पढ़ते हैं अंडर एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ पॉजिटिविज्म, उसमें आपने ये सारी की सारी जो एक्सटर्नलिटीज़ हैं, एक्सटर्नलिटीज से मेरी मुराद एथिकल वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, हिस्टोरिकल जो हैं कोई एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको डिसरिगार्ड करना है. लॉ को एज इट इज़ जिस फॉर्म में आपके सामने आया है उस फॉर्म में देखना है. लॉ जिन रूल्स पे मुश्तमिल है उन रूल्स का आपस में ताल्लुक क्या है उसको स्टडी करना है. और पूरा एक आपने स्ट्रक्चर, जिस लीगल स्ट्रक्चर को आप पढ़ रहे हैं उसको उस स्ट्रक्चर को आपने देखना है कि उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने में जो रूल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं वो कैसे हैं. ये है बेसिकली एक एनालिटिकल लीगल पॉजिटिविस्ट जो लॉयर होता है उसका करने का काम, और यही इसकी प्रॉपर्टीज़ है या कह सकते हैं या फीचर्स कह सकते हैं आप. सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आप इनको एक्सटेंसिवली खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इनको ऐसे भी समझ लें, पॉइंट वाइज समझ लें इनको, तो इट इज़ आई थिंक इनफ. ओके, नाउ वी विल कम टू अनदर पॉइंट, दैट इज देयर व्यूज ऑन जजेस एंड लेजिस्लेशन. कि जज और लेजिस्लेशन जो कि दो पिवटल रोल होते हैं एक मॉडर्न डे स्टेट में, क्योंकि उसमें जुडिशल सिस्टम भी है,
पार्लियामेंट है या जो भी वहाँ पे लॉ मेकिंग इदारा है, लेजिस्लेचर है, उनका आपस में, यानी उनके दरमियान जो एक आप किस्म की ये समझें कि जो 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 रोप पुलिंग होती है उनके दरमियान कि भाई किसका लॉ है, किसका काम है लॉ बनाना, डू जजेस मेक लॉ, डू जजेस नॉट, और दे डोंट मेक द लॉ, ये भी एक बहस चलती रहती है। तो इसके ऊपर इन लॉयर्स का जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से रिलेट करते हैं, उन जूरिस्ट का उस पे क्या टेक है। So they think that legislation is the prime form of lawmaking, but at the same time, lawmaking by judges is not denied. But they still prefer legislation by legislatures. वो judges की legislation making को, law making को पसंद नहीं करते. The ethical consideration of judges and legislature is not denied. But once the same is incorporated into act or precedent, it becomes law. यानी कि वो ये भी कहते हैं, चलें अगर आप थोड़ा बहुत ethical values को add करते हैं, जब लेजिस्लेचर जब लॉ बनाता है तो देखें ना, वो तो सोशल फैक्ट्स को देख के लॉ बनाता है, लेकिन जब एक दफ़ा लॉ बन जाए तो उसके बाद आप उन सोशल फैक्ट्स की तरफ दोबारा ना जाएं, क्योंकि वो सोशल फैक्ट्स ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं लेजिस्लेटर्स। तो जब उन्होंने एक दफ़ा कंसीडर कर लिया तो आप जब उसको इंटरप्रेट करें तो आप उधर ना जाएं, आप सिर्फ वो जो लॉ उन्होंने पास किया है आप उसको इम्प्लीमेंट करें। ये यहाँ पे इसका जो मेन कोर पॉइंट है। सम ऑफ द जूरिस्ट डिस्करेज लॉ मेकिंग बाय जजेस, ये इसको अभी हम पहले एक्सटेंसिवली स्टडी कर चुके हैं, सोर्स ऑफ लॉ में, प्रेसिडेंट्स में और कस्टम वो उसमें लेजिस्लेशन में। फॉर्मल एनालिसिस शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम हिस्टोरिकल एनालिसिस। फॉर्मल एनालिसिस का मतलब ये है कि जो लॉ को आप एनालाइज करते हैं उसको हिस्टोरिकल एनालिसिस से आप डिफरेंट रखें उसको। हिस्टोरिकल एनालिसिस को फॉर्मल एनालिसिस में अगर आप मिक्स करेंगे तो ख्वाम खा किस्म की जो है वो इरेशनल डिफ़िकल्टीज जो हैं वो राइज होती हैं। Jeremy Bentham is one of the most prominent and foremost lawyer when it comes to analytical school of positivism. He is considered to be the founder of positivism. हालांकि ऑस्टिन को कहा जाता है, लेकिन बेंथम was prior to ऑस्टिन. Sovereignty and command are key elements, but sovereignty need not to be illimitable or indivisible. यानी कि sovereign जो देखिए ना, बात वही है, sovereignty पे ये बिलीव रखते हैं, कहते हैं स्टेट ही के पास इख्तियार है कि वो लॉ बनाए, लेकिन वो ये कहते हैं कि स्टेट के पास अनलिमिटेड इख्तियारात नहीं होने चाहिए। ये जो बेसिक लॉज हैं, जो बेसिक आपके राइट्स हैं इंडिविजुअल के, उनको वो ख़त्म नहीं कर सकती। सैंक्शन प्लेज लेस इंपॉर्टेंट रोल एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड। अब देखें, जब स्टेट की बात आती है कि स्टेट जब कोई लॉ बनाती है तो अगर आप उस लॉ पे अमल नहीं करेंगे तो पनिशमेंट सैंक्शन की सूरत में आ सकती है, लेकिन बेंथम ने सैंक्शन पे इतना जोर नहीं दिया। वो ये भी समझता है कि शायद लोग जो हैं वो ख़ुद से अपने बेनिफिट के लिए भी लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और रिवॉर्ड यानी कि अगर कोई शख्स अच्छा परफॉर्म करता है अपनी ड्यूटी के दौरान तो उसको अगर आप रिवॉर्ड भी दे रहे हैं तो ये भी सैंक्शन वाला रोल प्ले करता है, क्योंकि इस रिवॉर्ड की खातर वो लोग शायद अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से अंजाम दें और इस तरह से लॉस को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। ह्यूमन इमेंसिपेशन इज़ गोल ऑफ लॉ। ही वॉज यूटिलिटेरियन एंड इंडिविजुअलिस्टिक। अब देखें, ये जो दो पॉइंट्स हैं दे आर बेसिकली इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर। यूटिलिटेरियन का मतलब है यूटिलिटी मतलब आपका फ़ायदा। अब बेंथम बेसिकली ये बिलीव करता है कि लॉ बनते हैं आपके फ़ायदे के लिए, और लॉ का काम है गुड को लाना और ईविल को ख़त्म करना, और इसीलिए हर शख्स जो है वो अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। और जब हर शख्स एक एक करके अपने फ़ायदे के लिए काम करता है तो इसी तरह से पूरी सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचता है। इसीलिए इसको इंडिविजुअलिस्टिक भी कहते हैं। और ह्यूमन इमेंसिपेशन का मतलब है कि ह्यूमन जो लिबर्टी है, जो इंसान अपनी आज़ादी के लिए, बेहतर अपनी लाइफ बनाने के लिए जो काम करता है, वही है बेसिकली गोल ऑफ लॉ। हालांकि इस पर क्रिटिसिज्म मौजूद है अपनी जगह पे कि इंडिविजुअलिस्टिक जो वेज हैं वो ऑन द पीस ऑफ पेपर तो लगता है कि ये एक बेहतर ज़रिया है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि इंडिविजुअलिज्म से फिर जो ग्रीडीनेस पैदा होती है इंसान के अंदर, उसकी वजह से बहुत से मसाइल भी पैदा होते हैं। तो बहरहाल इट इज़ अप टू क्रिटिसिज्म, इसमें क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे एक मौजूद है। बेंथम ने फिर कब जो कमाल बेंथम का ये है कि इसने एक वे फॉरवर्ड दिया था प्रॉपरली पॉजिटिविज्म को इंग्लिश लॉ में, क्योंकि वो बेसिक ब्रिटिश था, तो इसलिए इंग्लिश लॉ जो पॉजिटिविज्म, इंग्लिश लॉ में जो पॉजिटिविज्म जो एक डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लॉ बना, उसमें बेंथम वाज वन ऑफ द मोस्ट प्राइम फैक्टर। बेंथम की जो थ्योरी थी।
जॉन ऑस्टिन समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ द इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, हालांकि हम अगर देखा जाए तो बेंथम ऑस्टिन से पहले था, लेकिन ऑस्टिन का कमाल ये था कि उसकी जो थ्योरी थी वो ज़्यादा क्लियर थी, इसलिए ऑस्टिन को बहुत शोहरत मिली। हिज थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, और हमने इसको पहले पढ़ा हुआ है काइंड्स ऑफ लॉ में। Law is the command of sovereign backed by sanction. I think we have gone through this many times. When also in the question when we defined law, also the question of kinds of law. क्रिटिसिज्म इसमें काफ़ी ज़्यादा है कि सब के सब लॉज जो हैं वो कमांड नहीं होते। जिस तरह के राइट ऑफ वोट है, आपका वोट आपको कमांड नहीं करती स्टेट के वोट दो ही दो, नहीं तो आपको पनिशमेंट होगी, वो आपकी चॉइस है, आपके फ़ायदे के लिए। इस तरह आपका विल लिखना, जो मैंने इसमें एग्जांपल विल की दी है, वो भी अ सॉवरेन इन प्रेजेंट टाइम इज़ नॉट इंडिविजिबल और इनलिमिटेबल। देखिए ना, बेंथम ने यही कहा था। बेंथम यहाँ पे ज़्यादा बेहतर हमें महसूस होता है, क्योंकि बेंथम ने कहा था कि सॉवरन के ऊपर भी लॉ का एप्लीकेशन होती है, लेकिन ऑस्टिन कहता है कि सॉवरन के ऊपर कोई लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि सॉवरन लॉ अप्लाई करता है, उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ऑस्टिन डिसरिगार्डेड प्रेसिडेंट्स व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ तो है ही जजमेंट लॉ, हमने ये पहले पढ़ा कि इंग्लिश लॉ बेसिकली बना ही प्रेसिडेंट से है, और ऑस्टिन जो है वो लेजिस्लेचर पर ज़्यादा बिलीव करता है। वो ये समझता है कि जजेस को भी जो पावर दी गई है वो पार्लियामेंट ने दी है, इसलिए बेसिकली जो पार्लियामेंट है वही लॉ बनाती है, लेकिन जजेस भी लॉ बनाते हैं। और इंग्लिश लॉ बहुत बड़ी एग्जांपल है जजमेंट लॉ की, जिसको हम कॉमन लॉ भी कहते हैं। ऑस्टिन ओवरलुक द एग्जिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी रूल्स, हिज फोकस वॉज मेनली ऑन प्राइमरी रूल्स। अब देखना, प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स की जो पे जो स्ट्रेस है वो बेसिकली हार्ट ने दिया था, जो भी हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो इस पॉइंट को आप सिर्फ अपने जहन में यहाँ तक रखें कि ऑस्टिन ने जो मेनली जो बेस किया था ना अपनी पूरी थ्योरी को, वो बेस किया था कमांड पे, सॉवरन पे और सैंक्शन पे। उसने आगे पूरा जो लॉ का प्रोसेस था उसको उसने डिसरिगार्ड किया। जिस तरह भी मैंने आपको पहले नहीं बताया कि जो अगर कोई क्रिमिनल लॉ है उसमें उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, विटनेसेस पे जिरा कैसे होगी, उसको सफाई का कैसे मौका दिया जाएगा, तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं, ये सेकेंडरी रूल्स कहलाते हैं। ऑस्टिन ने तो सिंपल प्राइमरी रूल्स की बात की, उसने सेकेंडरी रूल्स की बात की ही नहीं थी। तो ये एक उसका बहुत बड़ा फ्लॉ है। एक्चुअली हार्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट, और उसको अगर हम देखें तो बेसिकली उसके ये जो पॉइंट्स हैं 5 पॉइंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इन 5 पॉइंट्स को बेसिकली आप कह लेंगे पूरा निचोड़ है एनालिटिकल स्कूल ऑफ पॉजिटिविज्म का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड आई वुड लाइक यू टू लुक एट देम केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ और कमांड्स, यानी वही बात कि लॉ जो है वो स्टेट बनाती है, ये सिंपल। सेकेंड इज द एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंक्वायरीज। अगेन आपने सोशियोलॉजिकल हिस्टोरिकल इंक्वायरीज को लीगल कॉन्सेप्ट्स में इंटरमिंगल नहीं करना। आपने सोशल फैक्ट्स को, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को साइड पे रखना है जब आप लॉ की स्टडी कर रहे हो। आपने अगर उनमें मिक्स किया तो अगेन वही पुरानी बात जो हमने पहले की है, तो फिर अनवांटेड किस्म की डिफ़िकल्टीज पैदा होती हैं। लॉजिकल डिडक्शन ऑफ डिसीजंस विदाउट गोइंग इनटू सोशल एम्स, पॉलिसी और मोरालिटी, यानी कि ना पॉलिसी को देखना है स्टेट पॉलिसी को, ना मोरालिटी को देखना है, ना सोशल एम्स को देखना है। आपने डिसीजंस, अगर कोर्ट है तो डिसीजंस करेगी, ट्रिब्यूनल है तो जो डिसीजंस हैं वो करेगी सिर्फ लॉ को मद्देनजर रखेगी, नहीं सिर्फ लॉ को देखना है आपने, इन चीज़ों को नहीं देखना। नॉन डिफेंस ऑफ मॉरल जजमेंट्स ऑन रैशनैलिटी, एविडेंस और प्रूफ, यानी कि मॉरल जो जजमेंट्स होते हैं जो मोरालिटी पे बेस करती है, उनको आप ज़रूरी नहीं कि एविडेंस से या प्रूफ से या रैशनैलिटी से बयान कर सकें, यानी कि उनका कोई जवाज़, लॉजिकल जवाज़ नहीं पैदा होता। लॉजिकल जवाज़ सिर्फ लीगल एनालिसिस का ही है। लॉ हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड एज इट इज़, नॉट एज इट ऑट टू बी, यानी कि आपने ये नहीं देखना कि लॉ कैसा होना चाहिए, आपने सिर्फ ये देखना कि लॉ कैसा है। इसमें चल छोड़ दें इस बात को कि एथिकल उसकी क्या डोमेन है या उसकी मॉरल क्या वैल्यूज़ हैं। तो बेसिकली जो 5 पॉइंट्स हमने पहले देखें, ये इसके फीचर्स भी हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ पॉजिटिविज्म की, एनालिटिकल लीगल पॉजिटिविज्म कह लें, स्कूल ऑफ पॉजिटिविज्म कह लें, जिस तरह आपको ईजी लगता है। क्रिटिसिज्म इसमें है कि इसमें मॉरल वैल्यूज़ को ज़ाहिर बात है हम नहीं लेके आ रहे, नो फुल सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। अब आप मॉरल वैल्यूज़ को डिसरिगार्ड तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। हमने ये अमेरिकन लीगल रियलिज्म जब हम आगे पढ़ेंगे
तो उसमें भी हम यही देखेंगे कि जजेस जो हैं वो फिर भी मॉरलिटी को, जस्टिस के प्रिंसिपल्स को देखते हैं और बहुत दफ़ा वो लॉ के जो रिजिड प्रिंसिपल्स हैं उनको डिसरिगार्ड करते हैं। डिसरिगार्ड ऑफ सोशल फैक्ट्स, ये भी एक इसका इस पर क्रिटिसिज्म है। रिजिडिटी इन द लॉ, बहुत रिजिड हो जाता है इस तरह लॉ जब आप उसे मॉरलिटी को नज़रअंदाज करें। डिसरिगार्ड ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड मेकिंग ऑफ लॉ। अब देखना, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को अगर आप डिसरिगार्ड करेंगे, उनको आप शामिल नहीं करेंगे, तो जब आप लॉ मेकिंग कर रहे हैं तो वो फिर जो लॉ है वो शायद उस तरह से उतना कारआमद साबित ना हो। नॉट कंसिडरिंग द पर्पज़ ऑफ लॉ, आपने लॉ का पर्पज़ भी आप डिसरिगार्ड करते हैं। वही बात कि लॉ के पर्पज़ को आप डिसरिगार्ड कर रहे हैं, मॉरल वैल्यूज़ को नहीं देख रहे, एथिकल वैल्यूज़ को नहीं देख रहे, आप सिर्फ लॉ को देख रहे हैं। फिर लॉ जो आपके सामने मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ पैक्ट, इन द फॉर्म ऑफ एक्ट, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस, जिस सूरत में भी आपके पास, इन द फॉर्म ऑफ जज, प्रेसिडेंट, आपने बस उसको वैसे इम्प्लीमेंट करना है। इंपॉर्टेंस एंड कंक्लूजन। अब इतना कुछ क्रिटिसिज्म के बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो ये है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट थ्योरी इन द वर्ल्ड एज इट इरेडिकेटेड अनसर्टेनिटी एंड इनकन्सिस्टेंसी। आज के हम जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में ये बात की कि इस वक्त की जो डोमिनेंट फॉर्म है वो एनालिटिकल लीगल पॉजिटिविज्म ही है। इट स्ट्रेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड लॉजिकल स्टडी, जो कि भी हमने पहले बात की। हार्ड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स, वही जो क्रिमिनल लॉ की मैंने बात की कि क्रिमिनल लॉ किस तरह से छोटे छोटे रूल्स पे वो के मिलने से बनता है। द लॉ लेड डाउन इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नैलिटीज़। एक्सटर्नैलिटीज़ से मुराद यहाँ पे वही मॉरल, सोशल, एथिकल वैल्यूज़ हैं। बट इट ओनली रिलाइज अपॉन कम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो स्टेट ने जो कमांड दे दी, स्टेट ने जो कानून बना दिया, बस स्टेट की कम्पिटेंस पे डिपेंड करता है, ये मॉरलिटी पे, सोशल फैक्ट्स पे डिपेंड नहीं करता। So I hope that this was a fruitful discussion for all of you, and I tried my level best to make it as easy as I could. तो अगर मज़ीद इसमें अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो डू आस्क मी। थैंक यू।